नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम जो अभी महाभारत से बातचीत करते हैं, जो महाभारत का इंटरप्रिटेशन गुरशरण दास ने महाभारत का अध्ययन करके एक किताब डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, मतलब सच के रास्ते में कितना मुश्किल है, महाभारत से उदाहरण लेके और आज के जिंदगी में भी ऐसे समस्या आते हैं। अभी देख रहे हैं चारों तरफ अमेरिका किसी देश का राष्ट्रपति को उठा रहा है, एक प्रकार से युद्ध ही है या क्या है, या पावर गेम है, पावर प्ले है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हम इसका सहारा लेके कर रहे हैं। आइसोलेशन में नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन नेचर में होता, ह्यूमन अच्छाइयों में होता, इंसान की अच्छाइयों में होता है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो ये सब हमको मद्देनजर रखना है। अच्छा, ये कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। तो ऐसे हर टाइप के कैरेक्टर महाभारत में है, और उनका आप आज के कैरेक्टर के साथ भी समानताएं मिल सकती है। जैसे एक पहले सेशन में हमने बोला कि अभी जो ट्रम्प ने उठा लिया किसी को, उनको अपना अमेरिका का इकोनॉमी बढ़ाना है, अपना एम्पायर बढ़ाना है, या जैसे दुर्योधन को एक लालच था। हम सोच सकते हैं उस हिसाब से। अभी जियो पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लेक्स है, हम इतना नहीं है, पर ये जो इस टाइप के जो हो रहे हैं, ये महाभारत में भी पूरा इसका विवरण किया है। इस टाइप के इच्छाएं, या फिर कुछ अच्छे लोग होते हैं युधिष्ठिर जैसे जो आदर्शवादी होते हैं, फिर कुछ अर्जुन जैसे योद्धा होते हैं, वो भी, उनमें भी जो अच्छाई रहती है तो उनको बीच बीच में हिचकिचाहट होती है। और फिर भगवान है श्री कृष्णा, वो दिखाया है कि वो उनको गाइड करते हैं और क्या सही क्या गलत। तो आज का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा दिया है वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में, किस तरह के युद्ध होते हैं। एक तो धर्म युद्ध होता है, धर्म के लिए, जैसे पांडव लोग लड़ रहे थे अपना धर्म के लिए, जस्ट वॉर, जो कि जायज है, जिसके लिए बेइंसाफी हुआ है, इंसाफ के लिए, उसको धर्म युद्ध कहा है। और ये पूरे महाभारत में कहते हैं इस टाइप के, ये है, शब्द है, मॉरल जजमेंट, अपना नैतिकता, एग्रेशन, आक्रमण, अपना बचाव, अपीजमेंट, मतलब मनाने की कोशिश करो जिसमें लड़ाई ना हो। कई बार युधिष्ठिर कोशिश करते हैं दुर्योधन को मनाने का कि जिसमें लड़ाई ना हो। क्रुएल्टी, क्रूरता, एट्रोसिटी, मासूम लोगों की जाने जाना, मैसेकर, बिल्कुल काफी लोगों की, मासूम लोग का खून खराबा, ये सब महाभारत पीछे नहीं हटा। ये एक प्रकार से हमारे लिए एक शिक्षा हो सकता है कि जो युद्ध है, वॉर है, ये कोई कंप्यूटर गेम नहीं है जैसे आजकल लोग टीवी में देखते हैं, वॉर जैसे कोई आईपीएल हो रहा है। इसमें ये सब है, वो गंभीर चीजें हैं। और ये कहते हैं जो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो वॉर था महाभारत का, इसमें तीन चीजें देखने का है। एक, कॉजेस, क्यों हुआ, कारण क्या था। कंडक्ट, युद्ध को कैसे लड़ा गया। और कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो नतीजा क्या हुआ। इसी से पता चलेगा कि वॉर कितना डेंजरस चीज है, लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो और कैथलिक वालों में भी दिया है जस्ट वॉर। कैथलिक उन्होंने भी, उनके भी कई वॉर हो चुके हैं, रिलीजन के नाम से कई वॉर होते थे पहले। वो उसमें कॉज दिया है, कंडक्ट दिया है, और कॉन्सिक्वेंस दिया है। ये तीन चीज दिया है कि कैथलिक ट्रेडिशन में भी है, कैथलिक जस्ट वॉर। तो अभी आपको इन्होंने बताया है कि अगर आपको देखना है कि नाप तोल करना है कि ये जो महाभारत का वॉर था, कुरुक्षेत्र का जो वॉर था, लड़ाई थी, युद्ध था, तो एक तो दुर्योधन का नियत बताया है,
उनको कोई नैतिकता से मतलब नहीं था, दुर्योधन को क्या सही क्या गलत से उसको मतलब नहीं था। उसको मतलब था कि पावर है, माइट इज राइट, हमारे पास ताकत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आज के तारीख में अमेरिका सोच रहा है, जो अमेरिका अभी ट्रम्प जो है, हमें मेरे कुछ भी कर सकता हूँ। और इसमें कोई नैतिकता नहीं होता है। एक कंट्री दूसरे हमको, हम जितना ग्रैब कर सकते हैं, जितना माइट कर सकते हैं वो। अभी देखिए महाभारत उस टाइम लिखा है, अभी भी ऐसे वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं। ज्यादा बदला नहीं, 2500 3000 साल। और इनका दुर्योधन का जो नियत था, जो अभी पावर, जो पावरफुल नेशंस है, कि हम पहले कैप्चर कर ले, नहीं तो वो हमको पहले कैप्चर कर लेंगे। हमको पहले वार करना है, नहीं तो हम। आजकल इकोनॉमिक वॉर है, ट्रेड वॉर है, पेट्रोल ऑयल को लेके हो रहा है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे इकोनॉमी में। पहले तो लेना पड़ता था, जमीन लेना पड़ता है। तो आजकल कई टाइप के वॉर है, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का वॉर है, और इंफॉर्मेशन वॉर भी हो रहा है। माइट इज ओनली थिंग दैट मैटर इज टू विन, जीतना है। एनीथिंग गो, सब कुछ चलेगा। उसमें नैतिकता कुछ नहीं है, जो दुर्योधन का जो है। एंशंट टेक्स्ट, अर्थशास्त्र, दुर्योधन का जो पाठ्य पुस्तक है वो कह रहे हैं वो अर्थशास्त्र है, जिसमें कि एक जो राजा है अपने पड़ोसी से अपने प्रजा को रखवाली करता है, और जो पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त हो जाता है, और एक सर्कल बन जाता है, रेडी रेकॉर्डर, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। जो आजकल के जमाने में जिसको हम अलाइज कहते हैं या जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, तो ये चल इस टाइप के, ये पहले से चले आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो महाभारत में जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सब महाभारत में मिल जाएगा। इसके स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, जो दुनिया का हर तरह के जो भी घटते हैं, फिर दुनिया में जिस टाइप के लोग रहते हैं उनके, सब कुछ महाभारत में मिल जाएगा। और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा, ये कहते हैं। तो ये, इससे हमको कितना थिंकिंग के लिए एक प्रकार से एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी ऐसे हो रहा है। तो एंशंट ग्रीस में भी ऐसे ही होते थे। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडर्स, आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स ये बता रहे हैं, आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो दुर्योधन को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी पावरफुल कंट्रीज है उनका साइकोलॉजी दुर्योधन जैसे है। रियल पॉलिटिक स्कूल ऑफ, रियल पॉलिटिक्स है वो, ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और ये प्रिंस मेटरनिक, ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन, कांग्रेस ऑफ वियना, यूरोपियन कई लीडर्स है। फिर हेनरी किसिंगर का भी नाम लिया है इन्होंने। बैलेंस ऑफ पावर, पावर बैलेंस। हेनरी किसिंगर जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जिन्होंने गुरशरण दास को पढ़ाया है, कई उन्होंने कुछ अमेरिका में कोई शिक्षा प्राप्त किया था, उसमें कुछ बोलते हैं कि हेनरी किसिंगर ने भी उनको कुछ कोर्स पढ़ाया है। तो वो कहते हैं गुरशरण दास की, ये जो आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स है और पॉलिसी इंटरनेशनल जो अफेयर्स में जो एडवाइजर्स है, वो कहते हैं कि मॉरल जजमेंट के, नैतिकता के आगे है वॉर। अगर आप नैतिकता में रहोगे तो आपको अगला ये कर जाएगा, फायदा उठा लेगा। इन द टाइम ऑफ वॉर द लॉ इज साइलेंट, जब वॉर होता है तब कोई कानून नहीं लागू होता है। और एक दूसरी कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। तो समवन लाइक किसिंगर however would also, there is a deeper morality to this stance, कहते हैं इसमें एक ज्यादा गहराई भी वाला नैतिकता भी है, ऐसा इतना सुपरफिशियल नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम बहुत इफेक्टिव है आपका, आपका जो इफेक्टिव एंड रूथलेस, रूथलेस मतलब कोई प्रकार का दया नहीं है, आप इफेक्टिव, अगर बैलेंस ऑफ पावर हो, बहुत स्ट्रांग है आपका ये कंट्री,
तो इससे वॉर नहीं होता है। रिड्यूसेस वॉरफेयर एंड सफरिंग इन द लॉन्ग रन, इनका ये लॉजिक है किसिंगर का, कि अगर आपका कंट्री बहुत स्ट्रांग है तो आपका नेबर कभी आपको अटैक ही नहीं करेगा, तो काफी दिनों तक शांति। ये भी देखिए कैसा लॉजिक है। या जल्दी खत्म हो जाएगा। बराबरी का वॉर बहुत साल चलेगा, बहुत दिन चलेगा, उसमें ज्यादा लोग मारे जाएंगे, ये इनका ये कहना। और ये किसिंगर का बता रहे हैं कि किसिंगर ने जवाहरलाल नेहरू का जो पॉलिसी था, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे, वो पॉलिसी था कि डेंजरस था इतना मॉरलिटी बारे में सोचना नेहरू का। उन्होंने मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो कह रहे, और ऐसा इतिहास ने भी इसका जवाब दे दिया। वो हिंदी चीनी बाई बाई, चाइना को पीसफुल समझते थे, नॉन अलाइंड, और 62 वॉर हो गया चाइना, बहुत बुरे तरह हमको, बहुत ये हमको काफी नुकसान हुआ उस वॉर में। तो उसके बाद ही फिर हम थोड़ा, हमारा भी आर्म फोर्सेस वगैरह। तो ये तो एक दुर्योधन वाला बताया इन्होंने। दुर्योधन वाला, और आजकल के जो वर्ल्ड लीडर्स है पावरफुल कंट्रीज के, वो दुर्योधन जैसे सोचते हैं कि हमको पावर अपर हैंड रखना चाहिए, तभी शांति आएगा। और कहते हैं दूसरी तरफ युधिष्ठिर है, जवाहरलाल नेहरू को युधिष्ठिर जैसे हम उसके साथ समानता देख सकते हैं। युधिष्ठिर वो लड़ाई से हमेशा उनके इसमें नहीं था, अहिंसा के इसमें था। और वो वनवास भी चले गए 12-13 साल, और अगले बार द्रौपदी के कहने पे, दूसरे के कहने पे वो लड़े, जब उनका कर्तव्य बताया गया। नॉन नॉन वायलेंस और पीस की ये थे वो युधिष्ठिर। और जस्ट वॉर वो नहीं, उनका वो मानने को, शुरू शुरू में मानने से इनकार करते थे कि कोई धर्म युद्ध हो सकता, युद्ध हमेशा खराब होगा, ये उनका ये था। तो युधिष्ठिर पोजीशन रेजोनेट्स इन अ पेरियस वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये कहते हैं कि युधिष्ठिर का जो पोजीशन है आजकल के जमाने में, कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के समय, और कोल्ड वॉर 60s और 70s में अमेरिका और रशिया के बीच में था, कई लोग डरते थे कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। दे कंक्लूडेड दैट कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर इज सो डिस्ट्रक्टिव, इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वॉर का जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, वॉर को आप धर्म कह नहीं सकते, इतना नुकसान होगा, क्योंकि मॉडर्न इतना न्यूक्लियर वेपन है। कुछ यंग लोग ऐसे सोचते थे कोल्ड वॉर के समय, और इसीलिए पीस मूवमेंट्स चालू हुए और डिसआर्मामेंट के लिए। तो इंडिया में दिया है, भारतवर्ष में युधिष्ठिर का पोजीशन पॉपुलर महात्मा गांधी के पॉलिटिक्स से हो गया। महात्मा गांधी युधिष्ठिर जैसे सोचते थे, और काफी हद तक वो कामयाब रहे आजादी जीतने के लिए, अहिंसा से अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसका युधिष्ठिर वाला ये भी काफी ये हो गया। और इट ऑल्सो अंडरलाइज इट व्हेन महात्मा गांधी डज हैव सिंपैथी फॉर द, और वो युधिष्ठिर का जो भेद, जो शांति का जो कोशिश कर रहे थे युधिष्ठिर, उसके गांधी जी भी ऐसे, उनके भी विचार कुछ ऐसे थे। और ये कहते हैं कि महाभारत जो आगे जब बढ़ता है महाभारत, वो दोनों के बीच का एक मिडिल ग्राउंड है। रियलिज्म, दुनियादारी, दुर्योधन वाला दुनियादारी भी है, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, वो उसे समझना जरूरी है जैसे दुर्योधन। और अपना नैतिकता जो युधिष्ठिर का है, वो उसका भी, उसको भी रखना चाहिए युद्ध में, नैतिकता। और भीष्मा
भीष्मा जो ये थे आपके स्टेट्समैन थे उस टाइम के, और जब लड़ाई खत्म हो जाता तब भीष्मा ने कहा है बुक 12 में, एंड उसको सक्सीड इन रिकंसाइलिंग द रिमोर्सफुल युधिष्ठिर। युधिष्ठिर काफी डिप्रेशन में चले जाते वॉर के बाद, उनको फिर वो सिंहासन में बिठाते हैं, बुक 12 में दिया है। और जो रियलिटीज है, ही बिलीव्स मेक क्लेम एंड देयर इज अ शार्प लिमिट टू दिस क्लेम, अ वाइस रूलर कैन नॉट ट्रस्ट अदर नेशन। जो भी वाइस रूलर है, अंधभक्त होके अगले को भरोसा नहीं कर सकता, अगला नेशन को, दूसरे नेशन को। हमेशा गार्ड में रहना चाहिए, इसलिए आर्म फोर्सेस जरूरी है। आर्म फोर्सेस जरूरी है। नेहरू का यही हो गया था, वो बहुत ही नैतिक थे, बहुत ही आइडियलिस्ट थे। आर्म फोर्सेस शायद उस टाइम वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऑल आउट वॉर हो सकता है। तो अभी ये कह रहे हैं कि गार्ड में होना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़े डंडा उठाना चाहिए, मतलब आर्म दिए। ही कैनॉट अफोर्ड टू बी पेसिफिस्ट लाइक द यंगर युधिष्ठिर। हमेशा शांति शांति नहीं हम सोच सकते जैसे युधिष्ठिर ने सोचा। अ पोजीशन दैट इज समटाइम एम्ब्रेस्ड बाय कंपेंटेटरी लिबरल्स। आजकल कई ऐसे लिबरल्स है, वो कहते हैं, और जो कि ये नहीं समझ, आजकल के जमाने में भी कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं युधिष्ठिर जो गांधी जैसे भी थोड़े हद तक, जो सोचते हैं कि सभी शांति से हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स है, कहते हैं इतना पेचीदा है। फॉरेन फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्लेक्स होता है, फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्लेक्स होता है एंड डिफिकल्ट। जवाहरलाल नेहरू जो जिन्होंने कोशिश किया था ऐसे espouse the cause of communist China and later ही उनको काफी उससे परेशानी हो गई थे, चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। उन्होंने कोशिश किया था और चाइना के कम्युनिस्ट इसको सपोर्ट भी किया था। पर जब चाइना ने इंडिया पे आक्रमण कर दिया, इंडिया का टेरिटरी ले लिया, तब तो वो कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू भीष्मा का फिलॉसफी अपनाते तो शायद ऐसा नहीं होता। भीष्मा युधिष्ठिर को कह रहे हैं और नेहरू को भी कह रहे हैं, कितना भी अच्छा है आपका नैतिकता, युधिष्ठिर का पहले का नैतिकता, इट इज डिफिकल्ट टू बी नॉन वायलेंट इन अ वायलेंट वर्ल्ड। बोलता आप तो अहिंसा कर रहे हो, पर आपके आजू बाजू कोई अहिंसा नहीं कर रहा है, तो आप ये मुश्किल है अहिंसा से जीना। अहिंसा से जीना, अहिंसा से जीना मुश्किल है जब आपके चारों ओर दुर्योधन जैसे लोग हैं जिनका कोई नैतिकता नहीं है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, पर महाभारत को अगर और गहराई से पढ़ने से कई इसमें मीनिंग निकलता है। और ये इसी से पता चलता है कि जो लिखे थे महाभारत कितने वाइज थे, विजडम थे, कितना ज्ञान था, कितना उनका ये था, और सब कुछ बैलेंस किया है। हालांकि देखिए मॉरल है, ऑनेस्ट है, ये सब है, पर डिफिकल्ट टाइटल ही है, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। आप गुड रहना इतना आसान नहीं है जब चारों तरफ दूसरे लोग अलग ही नियम से आपको आक्रमण कर रहे हैं, आपका लैंड ले रहे हैं, आपके रिसोर्सेज ले रहे हैं। डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड हो जाता है। तो आज हम यही रुकते हैं, आगे देखेंगे आगे कैसा। और कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा बहुत मेन पॉइंट समझने की कोशिश करें। और धन्यवाद आज के